और जी। हमें रिसर्च जो MPC 5 था, उसमें हमें अनिल सर ने जो पढ़ाया, उन्होंने बताया था सैंपल कैसे लेते हैं। हुँ। ठीक है, अब पॉपुलेशन है, मान लो हम दिल्ली के सारे स्टूडेंट्स को पढ़ना चाह रहे हैं। दिल्ली के स्टूडेंट्स का हैबिट हम पढ़ना चाह रहे हैं कि वो उनका टीचिंग जो उनका प्रैक्टिस है घर पे, वो कितना टाइम उसमें लगा पाते हैं, कंसंट्रेशन स्पैन क्या है, या कुछ भी सिंपल लगा लो। तो उसमें हम सारे बच्चों को तो पढ़ नहीं पाते, तो हम फिर क्या चूज़ करते हैं, सैंपल चूज़ करते हैं। ठीक है, सैंपल क्या है, जो हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करे। जैसे मान लो हमें 50 का लेना है, तो हम 25 बच्चे अर्बन एरिया से ले लेंगे और 25 रूरल से ले लेंगे। ओके, तो उसके बाद ये तो हो गया सैंपल, वो जो 50 बच्चे हमने सेलेक्ट किए वो सैंपल हो गया। अब उन 50 बच्चों से जो हम कलेक्ट करते हैं वो हमारा डेटा होता है। वीक्स पड़ी हैं अलग अलग, तो अभी 6 में 5 को मैं नहीं डाल रही हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझो कि डेटा क्या मिला हमें, पॉपुलेशन से हमने सैंपल लिया, सैंपल से हमें डेटा मिला। अभी हमारा जो डेटा होता है, ये बेसिकली हमारा 2 तरह का होता है। क्वांटिटेटिव ठीक एंड है, क्वालिटी। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटी क्या होता है, मात्रा किसी भी चीज की। मात्रा तो ये किसी भी हमेशा, चीज का एक हाँ ये नंबर। हाँ, तो ये हमेशा नंबर्स में होता अनम्यूट है। करो मैम, म्यूट करवाइए सबको, म्यूट करवाइए सबको। डियर म्यूट कर लो, और जब कुछ पूछना हो ना तब अनम्यूट कर लेना। ठीक है, मैं नैना मैम की तरह मैं म्यूट नहीं करूंगी, तो आप कुछ पूछ नहीं पाओगे फिर माला मैम की तरह। ठीक है, तो आप लोग म्यूट कर लो, जब कुछ पूछना हो बीच में तो आप अनम्यूट कर लेना। दैट्स गुड। चलो, तो क्वांटिटेटिव हमारा क्या हो गया, जिसमें हमें डेटा नंबर्स के फॉर्म में मिलता है। जैसे हम बच्चों की हाइट निकाल रहे हैं, हम देखना चाहते हैं 10th क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी हाइट क्या है, तो ऑब्वियसली वो नंबर में आएगी। और क्वालिटेटिव क्या है, हम बच्चों से पूछ रहे हैं भाई अपने अपने फेवरेट कलर बताओ, तो उसको तो आप नंबर में नहीं लिख सकते, तो वो हो जाएगा क्वालिटेटिव। इट मीन्स इन वर्ड्स। ओके, अभी जो ये क्वालिटेटिव डेटा है और जो ये क्वांटिटेटिव डेटा है, क्वालिटेटिव का तो आगे कोई मैं इसका डिवीजन नहीं कर रही हूँ, क्वालिटेटिव का मैं डिवीजन कर रही हूँ। हाउ, क्वांटिटेटिव को फिर से मैं 2 में बांट सकती हूँ। एक हो जाएगा डिस्क्रीट और एक हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। जो क्वांटिटेटिव डेटा है ये क्यों हेल्पफुल है, अभी मैं ये क्यों हम ये डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक हम पढ़ेंगे उसमें उनके डिफरेंस के कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे मैम ने, जो मैंने आपके साथ शायद आज शेयर कर दिए थे कि एक बार इन सबको देख लेना। तो वहां पे आपको कई सारे पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे अभी मैंने चाई स्क्वायर का किया कि वहां पर डेटा जो है कैटेगोरिकल होना चाहिए, यानी वो नंबर्स में स्पेसिफिकली नंबर्स के ऊपर वेरी डिपेंड नहीं कर सकता, कैटेगरीज होनी चाहिए। तो इसी तरह इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो जो ये क्वांटिटेटिव है ये डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट होता है होल नंबर। जैसे आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, अब फैमिली के मेंबर 2.5 या 3.5 तो होंगे नहीं, या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे या तो 4 होंगे। इसको कहते हैं डिस्क्रीट, जो हमेशा होल नंबर में होता है। होल नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, ये सब होल नंबर है। ओके, और कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इसमें रेंज होती है। जैसे हम निकाल रहे हैं अगेन द हाइट ऑफ द फैमिली मेंबर्स, तो हाइट जरूरी नहीं है किसी की एग्जैक्ट हो, ये हो सकता है कि आप 6 सेंटीमीटर्स में ले रहे हैं तो 165.2 सेंटीमीटर आ सकती है। तो जो सीधा सीधा आप ये समझ लो, जो पॉइंट्स में वैल्यू आए वो कॉन्टिन्यूअस में जाएंगी, और जो होल नंबर्स में आती है वो डिस्क्रीट में जाएंगी। ये हो गई हमारी क्वांटिटेटिव की 2 टाइप। डेटा कुड बी डिस्क्रीट और डेटा कुड बी कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बोले, नहीं तो थोड़ा सा फिर आगे देखते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, आ गया समझ में। नहीं, कंटिन्यू कीजिए। कॉन्टिन्यूअस में कंफ्यूजन है? नहीं कंटिन्यू कीजिए आप
समझ आ गया। ओके, मुझे लगा कॉन्टिन्यूअस बता दीजिए, चलो ठीक है। चलो ये तो बात हुई हमारी डेटा की कि डेटा कितनी तरह का होता है। उसके बाद अब बारी आती है एवरेज निकालने की। तो एवरेज जो है उसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। दो में कैसे? एक तो सेंट्रल टेंडेंसीज में और एक डिस्पर्जन में। ओके, सेंट्रल टेंडेंसी हमारी तीन होती है, मीन, मीडियन और मोड, जो कि हमने सम भी किए हैं जिसके ऊपर। ठीक है, मीन क्या होता है? एवरेज समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, या यहाँ पर समेशन एफ की जगह कई बार एन भी लिखा होता है, सेम बात है। फ्रीक्वेंसी, ये जो सिंबल है ना, ये वाला, जिनको मैथ्स नहीं आता उनके लिए बता रही हूँ, ये वाला जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं समेशन, SUMMATION, समेशन। समेशन का मतलब होता है सम से बना है, समेशन जोड़, प्लस करना। ठीक है, तो जहां भी ये सिंबल लगा हो उसके आगे जो कुछ लिखा है इसका मतलब उन सबको आपको प्लस करना है, सिंपल। तो यहां मैंने एन की जगह लिख दिया समेशन एफ, जोड़ करना है किसका? एफ का। एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ओके, इसकी जगह आपको लिखा मिल सकता है एन। समेशन एफ और एन एक ही चीज होते हैं। ओके, तो मीन जो होता है ये एवरेज निकलता है। एवरेज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है कि मान लीजिए हमने बच्चों को बोला कि भाई कल हम एक ऑर्फेंगी, एक अनाथ आश्रम में हम जा रहे हैं, तो वहां पे बच्चों के लिए हमें आपको कुछ डोनेट करना है। ठीक है, और आप मॉनिटरी कर सकते हो, वहां पर पैसे दे सकते हो। तो कोई बच्चा अपने घर से 5 रुपए लेके आया, कोई 10 का सिक्का लाया, कोई 50 का नोट ले आया। अब बच्चों को स्टैटिस्टिक्स समझाने के लिए हम कैसे समझाते हैं? भाई आपके पास सबसे आसान तरीका क्या है कि असेंबली में आप 10 मिनट में सारा टोटल निकाल लो कि टोटल पैसे कितने आए। तो उसके लिए क्या तरीका होता है, बताएगा कोई आप में से? मुझे पता लगे यही हो, सो तो नहीं गए सारे? नहीं मैम, कोई नहीं सोया, सभी जाग रहे हैं मैम, बस कुछ नहीं, आप जो सब बोल रहे थे जाग ना रहे उनको हैं। नोट कर रहे थे, पॉइंटों को नोट आउट कर रहे थे मैम। वही अरे सर नोट नोट तो करने का तो फोटो कुछ नहीं समझ के बताया मैंने। आपने समझ के बताया का था तो ना कुछ अभी, आपने बताया है कि सबमिशन एन को और इस सिंबल्स को दोनों को अगर कोई भी हो तो एक लिखना है, एक ही समझना है। इसका मतलब है जो भी फ्रीक्वेंसी के रेशो होगा उनको जोड़ना है। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी का रेशो नहीं है मंजी। ऐसे करेंगे ना, जो मैं एग्जांपल हमारे बता रही पास हूँ ना, बच्चों के पैसे वाला, इसको आसानी से लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ओके, टेबल बना लेती हूँ, मैं एक टेबल बना लेती हूँ। यहाँ यानी कि पे मैम मैं वो यहाँ पर बच्चा जितने खिलाया होगा वो सारे टोटल जोड़ के जितने बच्चे होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। क्लास वाइज भी हो सकता वो है मैडम, क्लास वाइज भी ले सकते हैं हम, सेक्शन वाइज भी सर, ले सकते हैं हम। मैंने टाइम दिया है कि 10 मिनट में पूरे स्कूल के बच्चों का ये मुझे बताओ कि टोटल कितने पैसे आए। अब मैं कहती हूँ बस खड़ी है, जल्दी जाना है, और टीचर्स को मैंने बोला फटाफट 10 मिनट में टोटल करके दो। तो सबसे आसान टाइम तरीका, लिमिटेशन के साथ मीन्स। हाँ बताओ बताओ, सब बताओ, सबके पास ऑप्शन है। टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अरे सर, मैं टोटल अमाउंट निकालने को नहीं बोल रही नहीं हूँ। नहीं, वो टोटल अमाउंट निकालने को बोल रही है कि कैसे निकाला जाएगा कि पूरे स्कूल में कौन कौन से बच्चे क्लासेस, तो वो मैम क्लासेस के इंचार्ज नहीं नहीं, मैम मुझे एक मुझे स्टूडेंट क्लास वाइज एक चाहिए नहीं स्टूडेंट के मुझे। पास एक स्टूडेंट कितने पर स्टूडेंट के हिसाब से देख के फिर टोटल कर लेंगे। एक उसमें स्टूडेंट का ग्रुप मनी बना दे देंगे रहा मैम, है। फिर हम कोई और? ग्रुप बना देंगे उसमें, हम हाँ, ग्रुप बना देंगे कॉलम उसमें। हाँ, कैसे? जैसे हम क्लास ले लेंगे, फर्स्ट टू सेक्शन थर्ड ले लेंगे, वाइज। या फर्स्ट टू फिफ्थ, सेक्शन वाइज भी ले सकते हैं, फर्स्ट टू फाइव भी ले सकते हैं, या ए सेक्शन ऑफ ऑल स्कूल, बी सेक्शन ऑफ ऑल स्कूल, सी सेक्शन ऑफ ऑल स्कूल, क्लास के जितने बच्चे हैं ए सेक्शन के जैसे अरे क्लास सर, वाइज। अच्छा सर, देखो, जो है अपनी मीटिंग ना 2 मिनट में ओवर हो जाएगी, तो आप सेम आईडी से रिज्वाइन कर लेना। आऊंगी यहाँ पे मैं लिख लूंगी रुपीज, और यहाँ पे मैं लिख लूंगी स्टूडेंट्स। रुपीज में मैं, देखो कोई बच्चा मान लो 1 रुपए का भी कॉइन लाया है, तो मैं पूरी असेंबली में सारे बच्चों को कहूंगी, सबको सिट डाउन बोल देंगे। लाइंस तो बनी होती है असेंबली में क्लासेस की, हम कहेंगे जो जो बच्चे 1 रुपी लाए हैं वो सब खड़े हो जाओ। ओके, अब मान लो 50 बच्चे खड़े हो गए,
तो मेरा फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ, अभी एक कॉलम और यहाँ पे बन जाएगा, साथ में ही दो चीजें मैं आपको सिखा पाऊंगी। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स लेते हैं, ठीक है, तो मान लो बच्चे 1 रुपी लाए हैं, 2 रुपी के कॉइन पे मान लो मेरे 25 बच्चे खड़े हो गए, फिर 5 रुपी के कॉइन पे मेरे पास 120 बच्चे, 100 कर लेते हैं, कैलकुलेशन इजी रहेगा, 100 बच्चे खड़े हो गए, फिर 10 रुपी के कॉइन पे, अच्छा चलो मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि कॉइन्स ही लाने, रुपीज हमने नहीं मंगाए, तो 10 रुपीज तक का कॉइन होता है, मान लो यहाँ पे मेरे 70 बच्चे यहाँ पर हो गए। तो ये जो मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बना है, यही मेरा एफ होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई भी चीज अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। गाइस देखो, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि मैथ्स में आपको बिल्कुल मैथ्स नहीं आता और मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रही हूँ, अगर आपको ये सब आता है तो इंटरप्ट कर दो। नहीं बहुत मैम, बढ़िया ठीक है, समझा रहे हो मैडम, समझाइए, बहुत ये अच्छे से समझो कर कि रहे हो हम मैम। जीरो ही हैं, हाँ, जीरो जीरो ही हैं है हम, मैम। यही समझ के चला सिखाओ। इंटरप्ट ठीक है करने मैम, वाली ठीक मैम है, बात ही नहीं है, अच्छा पढ़ा रहे हो आप। बहुत अच्छे चलो पढ़ा थैंक रहे यू। हो मैम। कीप चलो गोइंग चलो मैम, कीप देखो, गोइंग। ओके, तो ये जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी मींस कितनी, फ्रीक्वेंसी इन जनरल जहां भी एफ आएगा उसका मतलब यहाँ जो भी इवेंट लिखा हुआ है, इवेंट होता है घटना, जैसे यहाँ पे कॉइन का नंबर है, तो ये 1 रुपी कॉइन कितनी बार रिपीट हुआ है। अब इसमें देखो, एक तो कैलकुलेशन फटाफट हो जाएगा, 50 बच्चे पहले 1 50 रुपी बार, कॉइन ठीक है। वाले सारे खड़े हो गए, टीचर्स ने फटाफट काउंट किया, उसके बाद वो बैठ गए, फिर हमने 2 रुपीज कॉइन वाले खड़े कर लिए, तो आई होप 10 मिनट में सारा टोटल हो जाएगा। अब टोटल निकलेगा कैसे, ये जो रुपीज, यार कोई है म्यूट कर लो एक बार प्लीज। यहाँ पर इस रुपीज को स्टैटिस्टिक्स में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स से, और ये हमारा हो जाता है एफ। ओके, तो अब हम निकालना चाहते हैं एक्स एफ। क्यों निकालना चाहते हैं एक्स एफ, क्योंकि जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का टोटल आ जाएगा, हमें तो पैसों का टोटल चाहिए। तो 1 रुपी कॉइन लाए थे, तो यहाँ पर मेरा आ गया 50 रुपीज। अब 2 रुपीज के कॉइन 25 बच्चे लाए थे, तो मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगेन ये मेरा 50 रुपीज आ गया, ये मेरा 500 रुपीज आ गया, और ये वाला मेरा 700 रुपीज आ गया। 700। इसीलिए हम x को f से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, और इसका जब हम सम निकालते हैं, तो अब देखो, चलो पहले यही देख लेते हैं। तो यहाँ तो हमारा मनी का टोटल आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा बच्चों का, कि टोटल कितने बच्चे हैं। अब बात आती है एवरेज निकालने की। एवरेज यानी कि ऑन एन एवरेज हर बच्चे ने कितने पैसे दिए। फॉर दैट हम सिंपली क्या करते हैं, ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, अब इसको ध्यान से देखो, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ऐसे लिखते हैं हम। अब आप समझ पाए होंगे ये समेशन एफ एक्स क्या है, ये बच्चे और पैसे, उनका प्रोडक्ट और उसका सम, यानी कि टोटल पैसे, और ये है टोटल बच्चे। अब इन सिंपल अगर हम जर्नल लेते हैं, मान लीजिए हमारा टोटल जो है वो 2000 रुपीज आ गया, और हमारे पास टोटल बच्चे थे 200 ले लेते हैं। 245 है मैडम। नहीं सर, मैं उस सम का नहीं ले रही, मैं बहुत सिंपल सा लेके से बता रही हूँ। ठीक है, नहीं, तो जो आपने सम यहाँ बताया था ना, कटिंग, उसी का बता रहा था मैं। ओके ओके। अच्छा हेमंत जी, इतने कैलकुलेशन में मत जाओ, तरीका समझने पे ध्यान दो। ठीक है, देखो अब इन 2 जीरो से 2 जीरो को काटेंगे, ये कट गया 10, यानी कि हमारा मीन कितना आया है, 10 रुपीज। 10 रुपीज आया। हाँ। अगर मनी का टोटल हमारा 2000 आया है, टोटल पैसे 2000 रुपीज है, और वो 200 बच्चों ने मिलकर के दिए हैं, तो ऑन एन एवर बच्चे ने कितने पैसे दिए हैं, 10 रुपीज दिए हैं। अब किसी ने 1 रुपी कॉइन भी दिया था और किसी ने 10 रुपी कॉइन भी दिया था, है ना। वैसे ये एवरेज 10 नहीं आएगा, 10 से कम आएगा,
क्योंकि सबने 10 दिया होता तो 10 आता, मैम या 200 किसी है ने तो 10 10 से ही आएगा। ज्यादा। नहीं नहीं, इन जनरल में अपना जो डेटा मैंने लिया था 1 रुपी कॉइन वाला, उसकी बात कर रही हूँ। उसमें किसी ने 1 रुपी भी दिया था, किसी ने 2 रुपी भी दिया था। वहां पे एवरेज हमारा कुछ इस तरह का आ जाएगा, 5.34 या इस तरह का एवरेज आ जाएगा हमारा। 12 चल रही थी ऊपर इसलिए। हाँ मैम, पकड़े उसमें मैंने। आ रहा है Himanshu, आपका mute yourself. 5 रुपी 30 पैसे, उसमें आ रहा है 5 रुपी 30 हाँ। पैसे। हाँ, एवरेज ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने रफ फिगर ऐसे ही मान करके लिख दिया है, एज्यूम कर लिया है। मैंने मैम आपने जैसे बताया था वैसे ही किया, 1300 बटे 245 इज इक्वल टू 530। अरे वाह, तो मैंने तो ये देखो ऑटोमेटिकली बहुत एग्जैक्ट लिख दिया। ठीक है, तो 5.30। ये हमारा निकल गया। हाँ जी, ये हमारा मीन आ गया। ओके। ओके, तो सेंट्रल टेंडेंसी की पहली चीज है हमारी मीन। आई होप अब मीन में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अभी इसके बाद में मीन का जो मेरा सॉल्व किया हुआ एक सम है उसका भी स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ। टाइम एक क्लास का तो ऑलरेडी जा चुका है, 40 मिनट हमारे ऑलमोस्ट होने को है, और अभी हमने कुछ नहीं किया है। मुझे लग रहा है कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं चलो मैम, सेकंड आपको लग रहा हमारा, है कुछ नहीं हुआ, हमारे लिए तो बहुत कुछ हो गया है। अरे सर फिर ऐसे तो स्टैट्स पढ़ने में ना मुझे करीबन 60 क्लासेस देनी पड़ जाएंगी हेमंत जी। नहीं सब मैं कुछ मेजर कराने में। चीजें, मेजर चीजें मैम, मेजर चीजें। चलो ठीक है, तो दूसरी सेंट्रल टेंडेंसी हमारी होती है मीडियन। मीडियन का सबसे सिंपल एग्जांपल है, हम क्लास में बच्चे हैं, हम देखना चाहते हैं बीच की हाइट वाला बच्चा कौन है। तो अगर हमारा ओके। डेटा हमारा ग्रुप्ड भी होता है और रॉ डेटा भी होता है, वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पे हमारा जो असाइनमेंट है, लेट मी ओपन, मैं साथ में ही मैंने रखा हुआ है। असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। 15 मार्क का क्वेश्चन है ये, स्टैट्स की असाइनमेंट का। तो ये भी साथ में डिस्कस हो जाएगा, आप सब आराम से इसको कर पाओगे। ठीक है, मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी आपके साथ बुक में से, जहां से मैं ये बताऊंगी आपको। तो उसमें आपका आएगा 2 तरह का डेटा, जो मैम ने भी बताया था, रॉ डेटा और एक होता है ग्रुप डेटा। जैसे अभी जो हमने टेबल बनाई थी वो एग्जांपल था रॉ डेटा का। रॉ डेटा क्या है, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, इस तरह हमने लिखा। हाँ लेकिन जी। अगर हम मार्क्स की बात करें कि हमने 20 मार्क्स का टेस्ट लिया है, तो हम ऐसे ग्रुपिंग कर देते हैं कि 0 to 5 कितने बच्चों के नंबर आए, उसके बाद 5 to 10, और फिर 10 to 15, चलो 15 तक ले लेते हैं, स्क्रीन कम पड़ेगा। तो यहाँ पर जिसके 0 आए हैं, अच्छा अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा आप पढ़ेंगे, ये मैं आज डिस्कस कर लेती हूँ, हम सब अपना खुद पढ़ लेंगे इसको। वहां पे 2 वर्ड लिखे आएंगे, एक लिखा आएगा इंक्लूसिव और एक लिखा आएगा एक्सक्लूसिव। इंक्लूड करने का मतलब होता है शामिल करना, ठीक है, और एक्सक्लूड करने का मतलब होता है शामिल नहीं करना। आप सबके पास बुक है? ऑनलाइन है मैम। ऑनलाइन ऑनलाइन है? ऑनलाइन है मैम। चलो नहीं, ऑनलाइन वाले मत खोलो, जिनके पास फिजिकली बुक है। जो ऑनलाइन वाले हैं ना, मैं पेज नंबर बता देती हूँ, आप लोग पेज नंबर नोट कर लो, तो इससे असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक 1 है। एक सेकेंड, आई एम टेकिंग अ बिट मोर टाइम। सेकेंड यूनिट जो हमारा आता है, फर्स्ट ब्लॉक का सेकेंड यूनिट, और सेकेंड यूनिट में टॉपिक है 2.3, आप सब नोट कर लो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। 2.3 हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है मैम। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ये हमारा असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन भी है, तो मैं इसको कवर करा देती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है कि डेटा, सबसे पहले तो आपका डेटा जो है वो रॉ होता है और ग्रुप्ड होता है। तो रॉ का एग्जांपल ये हो गया, ग्रुप्ड का ये है, हमने ग्रुप बनाए,
ऐसे करने की बजाय कि बताओ एक नंबर किसका आया, या बच्चे का नाम लिख के उसके सामने नंबर लिख के, जो हम एक स्कूल में टेबल बना लेते हैं, एक स्लिप बना लेते हैं, इस बच्चे के इतने आए, इस बच्चे के इतने आए, इस तरह से करके, उसकी बजाय हमने ग्रुप बना लिया कि 0 to 5 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 5 to 10 कितने बच्चों के आए हैं। तो यहाँ पर मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, ये मैंने जो है, अच्छा मीन कैलकुलेट करने के ना एक सिंपल, सबसे सिंपल तो यही है समेशन एफएक्स वाला, लेकिन यहाँ पर फिर क्या करना होता है, आपके पास एक्स तो है ही नहीं, तो यहाँ पर एक्स निकालना होता है। एक्स के लिए क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इस वाले को अपर लिमिट बोलते हैं, दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2.5। और ये आपको हर एक के लिए करने की जरूरत नहीं है, आप ये देखो इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 5 ऐड कर दो, ये आएगा 7.5, फिर से 5 ऐड कर दो, ये 12.5। हाँ जी, यहाँ पर 2-3 वर्ड हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक है क्लास साइज, ठीक है, जो हमारे फॉर्मूलाज में एच की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। What is class size? This is upper limit minus lower limit. This is class size. इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल h से। ओके, उसके बाद ये जो निकाल रहे हैं आप x, मिड पॉइंट जिसको कहते हैं, सम निकालने के लिए यहां से इस वाले से सम नहीं निकल सकता, इसके लिए हमें इनका मिड पॉइंट निकालना होता है, और मिड पॉइंट को कहा जाता है, मैं क्या इरेज करूं अभी, ये इरेज कर देते हैं, मिड पॉइंट को बोला जाता है क्लास मार्क, MARK, मार्क, क्लास मार्क। मिड पॉइंट हमारा हो जाता है क्लास मार्क। ठीक है, फिर उसके बाद एक आता है रेंज ऑफ डेटा भी होता है, रेंज भी साथ साथ कर लेते हैं, दोबारा नहीं करना पड़ेगा। रेंज कैसे निकलता है हमारा, रेंज निकालने के लिए जो सबसे छोटी वैल्यू है कितनी है, 0, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है कितनी है, 15, तो हम सबसे बड़ी वैल्यू यानी हाईएस्ट वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं लोएस्ट वैल्यू को, तो हमारा निकल जाता है रेंज ऑफ डेटा। ठीक है, ये कुछ बातें जो आगे बीच में रेंज कहीं लिखा आएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा रेंज कैसे निकलता है। कोई, अब ये डेटा तो हमारा 0 से शुरू हुआ था, मान लीजिए 0 से शुरू नहीं हो रहा, ये वाला क्लास ही हम हटा दें, अगर हम यहाँ से शुरू कर लें, तो यहाँ पर इस सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटे वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारा रेंज निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी नॉलेज थी स्टैट्स की, जो मीन मीडियन निकालते हुए। अब ये मीन जो है, इस डेटा का मीन निकालने के लिए फॉर्मूले अलग अलग है, इसके लिए फिर यही वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर जो है, बस पहले x निकालना होगा। x क्या है, मिड पॉइंट। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने सॉल्यूशन शेयर किए थे ग्रुप पे, उसमें मैंने स्टेप डेविएशन मेथड लगा दिया, जो कि इजी बहुत है, बस आप लोगों को शायद आता नहीं है। तो अभी जब मैं शेयर करूंगी ना मीन का फॉर्मूला, या अगर क्लास हमारी ज्यादा लंबी होगी तो मैं क्या करूंगी, शेयर करके और एक ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दूंगी आपको, उसको सुन के आपको समझ आ जाएगा कि हम आसान तरीके से मीन कैसे निकाल सकते हैं, या आप उसको ना भी समझो तो आप सिंपल इस तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि हम लोगों को कैलकुलेटर तो अलाउड है। ठीक है, वो मैं हैबिचुअल हूँ तो मैं निकाल लेती हूँ, आप उसके चक्कर में मत पड़ना, आप मीन को इसी फॉर्मूले, बस एक फॉर्मूला याद कर लो, इससे आप मीन निकाल लेना। और मीडियन और मोड का कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, इनका एक ही फॉर्मूला होता है, जो मैं आपके साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर लूंगी अब। ठीक है, तो पहले ये जो ओवरव्यू है, फॉर्मूला और होता है ना नीलम जी, देखो ऐसे ये जो मीडियन के भी 3 दो हो मीडियन, जाएंगे। नहीं ये 3 मीडियन माइनस 2 मीन भी होता है ना मोड का।
नहीं डियर, उस फॉर्मूले को ना एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। ये जो फॉर्मूला आप बोल रहे हो ना, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन इज इक्वल टू मोड, इस हाँ जी। फॉर्मूले का एक नाम है एम्पिरिकल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में क्या है, कोई भी दो वैल्यू हमारे पास है तो हम तीसरी को इसकी मदद से निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास मोड और मीन है तो मैं मीडियन निकाल सकती हूँ। फॉर्मूले में 3 चीजें हैं, कोई भी दो पुट करके तीसरी को निकाला जा सकता है। इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। ओके, मीन्स जो हमारे पास पूरा डाटा है, अगर उसमें हम ये यूज नहीं कर सकते। नहीं, उसमें तो यूज होगा ही नहीं। आपको मोड निकालना है तो क्योंकि फिर आपको मैंने ना पहले एक्चुअली चेक करके देखा था, जो नॉर्मली हम मोड निकाल रहे थे ना, वो निकाला और इस फॉर्मूले से निकाला तो आंसर में डिफरेंस आ रहा था। हाँ, डेफिनेटली डिफरेंस आ रहा है। मैंने जो शेयर किया था उसमें मैंने वो डिफरेंस मार्क भी किया है, आता है डिफरेंस। इसीलिए पर बात ये है कि अब तक स्टैट्स में कहीं कभी भी मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करने के लिए आया नहीं है। वो मैडम ने भी हमें शेयर किया कि इन अ मैटर ऑफ चांस मान लो कभी आ जाए तो आपको आना चाहिए। तो स्टैट्स की भी ना हमारी 2 ब्रांच है, एक डिस्क्रिप्टिव और डिफरेंशियल। ठीक है, वो अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे डेटा के टाइप बताए हैं। उसके बाद में एवरेज बता रही हूँ, एवरेज निकालने का। तो एक तो सेंट्रल टेंडेंसी से एवरेज निकलता है, मीन, मीडियन होता है बीच का। सिंपल रॉ डेटा में मीडियन कैसे निकलेगा कि जो भी आपके पास डेटा है, जैसे क्लास में मैं देखना चाहती हूँ किस बच्चे की हाइट बीच की है, तो असेंबली में हम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा करते हैं कि सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे आ जाओ। तो हम आगे पीछे से बराबर गिनते चले जाएंगे, जो बीच का निकलेगा वो बीच का हो गया। सिंपल, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बहुत सिंपल है ये। लेकिन तब लागू होगा जब डेटा आपका रॉ है। रॉ इन द सेंस, जैसे मान लो मैंने ये लिया कि 10 ओवर में सचिन तेंदुलकर ने कितने रन स्कोर किए, तो मैं उसको कुछ इस तरह लिख दूंगी कि मान लो पहले ओवर में उसने 2 स्कोर किया है, उसके बाद उसने 7 स्कोर कर दिया, फिर उसने 3 स्कोर किया, फिर उसने 10 स्कोर किया, या और फिर उसने 1 स्कोर किया। अब मैं इसका मीडियन निकालना चाहती हूँ, तो सबसे पहला स्टेप होगा मुझे इस डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना ही पड़ेगा। सबसे पहले मान लीजिए मैं 1 लिखती हूँ, फिर 2, फिर 3, फिर 7 और फिर 10। एक यहाँ से छोड़ा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ये आ गया मेरा मीडियन, काम खत्म। लेकिन हमारे सम इतने आसान नहीं है। तो मीडियन का फॉर्मूला है जो हम डिस्कस करेंगे, और मोड तो हमेशा ही मोस्ट होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही हमारा मोड है, बस सिंपल। तो एक तो हुआ एवरेज हमारा सेंट्रल टेंडेंसी, और एक होता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन शब्द की अगर हम हिंदी समझे तो इसका मतलब होता है फैल जाना, या किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, आप उससे इसको समझ सकते हैं। ये जो है डिस्पर्जन हमारा 3 तरीके से कैलकुलेट होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो मैम ने हमें सिखाया, उसके बाद वेरिएंस जो हमने अभी सीखा नहीं है, और रेंज जो मैंने आपको बता दिया, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। क्या बोला बन गया? ठीक है, तो अब इसको अगर मैं ये जो यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसके कई नाम है। इसको बेल शेप भी कहते हैं, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहते हैं, इसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी कहते हैं। तो जो सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं वो हमेशा इसके सेंट्रल पार्ट में लाई करती हैं, यहाँ पर। और जो डिस्पर्जन होता है वो पूरे में होता है, क्योंकि देखो रेंज भी निकाला हमने। नीलम तो मैम, अगर मैं, हाँ जी मैम एक बार सेंट्रल टेंडेंसी एक बार ही बताना, आपने क्या बोला था, छूट गया, ऑडिबल नहीं हुई थी आवाज आपकी। देखो डियर, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ बोला सेंट्रल टेंडेंसी 3 तरीकों से कैलकुलेट होती है। 3 ही होती है सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन और मोड। ओके मैम। ठीक है, और डिस्पर्जन जो है उसको कैलकुलेट करने के भी हमारे पास 3 तरीके हैं, जिसमें पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन,
उसके बाद वेरिएंस एंड देन रेंज। तो रेंज तो बहुत सिंपल है, लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट घटा दिया, आपको रेंज पता लग गया। जैसे मान लीजिए हम एक बास्केटबॉल की टीम तैयार कर रहे हैं, तो सबसे छोटे प्लेयर की हाइट जितनी है और सबसे बड़े प्लेयर की जितनी हाइट है, तो सबसे बड़े वाले में से सबसे छोटे की मैंने माइनस कर दी, मेरी रेंज आ गई कि मेरे प्लेयर इस रेंज के हैं। ठीक है, डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अभी मैं आपको एक सम के साथ हम डिस्कस कर लेंगे, उससे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक का टॉपिक एक ओवरव्यू हमारा हो गया है कि हम किस केस में क्या करते हैं, सेंटर टेंडेंसी कैसे निकलती है और डिस्पर्जन कैसे निकलता है। लेकिन अब हम इसको यूज कैसे करेंगे। देखो, हमारा जो डेटा होता है, एक सेकेंड, ज्यादा ही जूम हो गया। हमारा जो डेटा होता है वो अभी हमने डिस्कस किया 5 मिनट्स बैक कि क्वांटिटेटिव होता है और क्वालिटेटिव होता है। अभी जो क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव का हमेशा मोड ही निकलेगा ऑलवेज, ना उसका मीन निकल सकता ना उसका मीडियन निकल सकता। अब आपने स्कूल के बच्चों से पूरा डेटा फिल करा लिया, किस बच्चे को कौन सा कलर पसंद है, तो आपके पास मान लीजिए स्काई ब्लू कलर के सबसे ज्यादा नंबर बच्चे आ गए कि इतने ज्यादा, मान लीजिए आपके 1000 बच्चों में से 600 का आ गया स्काई ब्लू कलर, तो वही आपका मोड हो गया, आपका आंसर हो गया। ना आप उसका मीन निकाल सकते, जो डेटा है ही वर्ड्स में, उसका मीन और मीडियन कैलकुलेट नहीं हो सकता। सिंपल। ओके, तो क्वालिटेटिव डेटा का सिर्फ कैलकुलेट होता है मोड। क्वालिटेटिव डेटा का क्या कैलकुलेट होता है हमारा, मोड। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है। उसके बाद क्वांटिटेटिव डेटा की बात आती है, तो उसमें दो चीजें निकलती हैं, या तो आप उसका मीन निकालेंगे या तो आप उसका मीडियन निकालेंगे। अब मीन और मीडियन कब निकलेंगे, अगर एक्सट्रीम वैल्यूज है। एक्सट्रीम का मतलब अब क्या है, देखो ये हमारा जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, अब इसके लिए मैं ना, आप बस इतना ये चीज याद रखो, अभी मैं ग्राफ के थ्रू आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उनमें मैंने बना रखा है, जो वहां से हम शेयर करते हैं कि मीडियन कब निकलेगा। एक्सट्रीम अगर हमारे आते हैं, एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, नॉर्मल से अलग। हम बच्चों से पैसे कलेक्ट कर रहे हैं 1 रूपी 2 रूपी कॉइन्स में, और कोई एक बच्चा 500 का नोट ले आया, तो वो हो गया एक्सट्रीम। एक्सट्रीम। समझ रहे हैं, जो नॉर्मल से, जैसे हम ऑन एन एवरेज एक टीम बना रहे हैं, उसमें हमने हाइट रख लिया भाई 5 फीट 3 इंच से लेकर के 6 फीट तक के हम बच्चे लेंगे इस टीम में, और एक बच्चे की हाइट हो गई 7 फीट और एक बच्चा आ गया 4 फीट का, तो जो ये 4 फीट और ये 7 फीट वाले आए हैं, ये हमारे एक्सट्रीम्स हैं। तो एक्सट्रीम्स के केसेस में मीडियन निकलता है, और इन जनरल जब हमारा होता है तो मीन निकलता है, और मोड तो निकलता ही सिर्फ किसका है, क्वालिटेटिव का। क्वालिटेटिव। ठीक है, अब तक जो डिस्कस किया उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बोलें प्लीज, और अगर कोई और इसमें कुछ एड ऑन कर सकता है तो भी, क्योंकि मैं ही बोले जा रही हूँ। नहीं मैम, बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया मैम। इतना तो मैम ने भी चलो। समझ में नहीं आया था जितना आपने Clear cut समझा मैम। दिया। सही बात। अरे क्लियर नहीं, कट, एक्चुअली लैंग्वेज इजी है और आसानी से समझ में भी आ गया। हाँ सबसे बड़ी चलो। बात यही है कि लैंग्वेज सही है। एक अरे एक सर, तो ना लेकिन इस मैम इंग्लिश में ही बोले जाते आधी बातें तो मेरे सिर के ऊपर से चली जाती है भाई, सीधी बात। आपके सिर के ऊपर से जाती हैं मैडम, हमारे तो सिर की आधी रेंज में बात भी नहीं होती है। सही बात हेमंत जी, मैं आपके साथ हूँ। नहीं समझ में आता, ऊपर से कुछ पूछो तो मैम कहेंगी आप ही को प्रॉब्लम हो रही है, आप ही को Yes, प्रॉब्लम yes, है। yes, भाई नहीं समझ आता तो क्या करें। तो पूछेगा ही कोई बच्चा। बात नहीं, कोई ये बात उनकी नहीं यार। मजबूरी होती है ना, 100 बच्चों को क्लास लेना, आप सोच के देखो ना एक बार ऑनलाइन में। हेमंत सर का भी बोला जाता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैम ने बोले थे
और मैंने मैम के साथ साथ मैंने ऑनलाइन भी देखा और मैंने अपनी जो बुक्स हैं हमारी उनको भी कंसल्ट करके, मैम ने तो कुल में ही कुछ 10-8-9 लिखवाए थे, मैंने इनको ज्यादा बनाया है। जितने मुझे जहां से भी कैरेक्टरिस्टिक्स मिले मैंने सब यहाँ पर लिखे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का क्या होता है कि मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होते हैं। ये सारे पॉइंट्स ना हमें रट लेने हैं, ये हमारी असाइनमेंट में भी है और ये मैम भी कह रही थी कि 100% एग्जाम में आ जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में अच्छा बिल्कुल ना रहे, क्योंकि उसके चक्कर में ना समझ नहीं पाते हैं। आप मैम भेज देना, इनको व्हाट्सएप पे भेज देना। सर मैंने शेयर कर दिया है, शेयर किया हुआ है मंजी मैम ने ये। मैम ने ये अपने, मैंने अपने इसी वाले ग्रुप पे मैंने शेयर कर दिया था। हाँ, 2 बार किया नीलम जी, शायद एक आज भी किया है और एक बार पहले भी किया था। हाँ पहले 2 भी बार किया था, तो मेरे से डिलीट हो गया था और कुछ लोग बाद में ज्वाइन हुए हैं, तो 2 मैं नहीं बार किया चाहती हुआ थी है कि आपने। किसी का मिस हो जाए। ठीक है, जैसे मनी वगैरह ये लोगों ने ग्रुप बाद में ज्वाइन किया है, जब उत्कर्ष की मेरे से बात हुई उसके बाद इन लोगों ने ज्वाइन किया है। तो आई वांट कि हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे रहें तो हम आसानी से समझ पाएंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन। तीनों चीजों की वैल्यू सेम आती है, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का पहला पॉइंट है। जैसे ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये वाला, ये देखो यहाँ पर M stands for mean, MD stands for median and MO stands for mode। तीनों की वैल्यू सेम है, ये वाली तीनों यहीं पर लाई करते हैं। ये हमारा हो गया है पहला पॉइंट, ठीक है, जो हमें याद रखना है। सेकंड पॉइंट, परफेक्टली सिमेट्रिकल। सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री होता है समानता। NPC is symmetrical around its vertical axis called ordinate। अब इसको थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ आपके लिए, लैंग्वेज थोड़ी सी ऑर्डिनेट और ये सब नहीं होगी वर्टिकल एक्सिस। यहाँ पर इन सिंपल ग्राफ तो बचपन में सबने बनाया होगा। ग्राफ में हम क्या करते हैं, इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा ग्राफ बनता है, इसमें जो ये वाली लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है, जो कि हमारे राइट हैंड साइड की तरफ हमेशा पॉजिटिव होती है और लेफ्ट हैंड साइड में ये हमेशा नेगेटिव होती है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो किसी को कंफ्यूजन हो जाता है हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में, तो मैं याद बच्चों को कैसे कराती हूँ कि होराइजन क्या होता है, जहाँ पे हमें धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो वो ऐसे मिलते हुए दिखाई देते हैं या ऐसे मिलते हुए दिखाई देते हैं? तो ऑब्वियसली ऐसे दिखते हैं, इधर हमारा अर्थ है और इधर स्काई है, इस तरह से वो लाइन दिखती है। तो होराइजन से आप हॉरिजॉन्टल याद कर सकते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी एक्स एक्सिस होती है, जो राइट साइड में पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव। और जो ये लंबी खड़ी हुई लाइन है इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। ये ऊपर की तरफ हमेशा पॉजिटिव होती है और नीचे की तरफ नेगेटिव। और जहां ये दोनों, इन लाइंस को एक्सिस बोला जाता है, इन लाइंस को बोला जाता है एक्सिस, AXIS, एक्सिस। जहां ये दोनों एक्सिस आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, ये वाला पॉइंट, इसको ओरिजिन बोला जाता है, ORIGION, ओरिजिन, जहां पर वैल्यू 0 होता है। ठीक है, अभी जो वाई एक्सिस है उसका एक और भी नाम है, उसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। ये वाई एक्सिस का दूसरा नाम है। जैसे आपका घर में कुछ दूसरा नाम होगा और अभी यहाँ पर आपका कुछ दूसरा नाम है, तो ऑर्डिनेट वाई एक्सिस का दूसरा नाम है, बस, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, और एक्स एक्सिस का भी अगर आप लिखना चाहो, चलो अभी काम में है नहीं, कंफ्यूजन होगा। वैसे एक्स एक्सिस का दूसरा नाम होता है एब्सिसा, इफ यू वांट टू नोट। अभी काम में आया नहीं है तो मैं कोशिश कर रही हूँ सिर्फ उतना बताऊं जितना आपके क्या लेवल पे बताया है। आपने एक्स एक्सिस का दूसरा नाम? एक्सिसा। ये होता है,
ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो अब आप समझिए कि जो एनपीसी है ये सिमेट्रिकल होता है, इट्स वर्टिकल एक्सिस कॉल्ड ऑर्डिनेट। सिमेट्रिकल का मतलब ये देखो, ये इस तरह से, ये वाई एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, मैंने ग्राफ बनाया तो वो इधर भी इस तरफ भी उतना ही एरिया कवर करेगा और इस तरफ भी उतना ही एरिया कवर करेगा। मेरी वाई एक्सिस के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो एरिया कवर है वो इक्वल है, बस इस बात का ये मतलब है। परफेक्टली सिमेट्रिकल का मतलब ये है। आगे मैंने लिखा भी हुआ है, द लेफ्ट एंड राइट हाफ टू द मिडल सेंट्रल पॉइंट आर मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है? बिल्कुल जैसे यहाँ पर मैं कुछ, ये सर्कल मैंने यहाँ पर बनाया है, मिरर इमेज देखूंगी तो इस सर्कल का ही इमेज आएगा, सेम आएगा। तो मिरर इमेज का मतलब ये है। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि वाई एक्सिस जो वर्टिकल एक्सिस है उसके राइट साइड में और उसके लेफ्ट साइड में एरिया बिल्कुल इक्वल आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया है वो है एनपीसी इज यूनिमोडल। यूनिमोडल का मतलब इट हैज ओनली वन मैक्सिमम पॉइंट, ओनली वन मोड। मैक्सिमम पॉइंट अभी हमने मोस्ट पढ़ा था, तो वो क्या होता है? मोड होता है। तो यहाँ पर अगर मैं अपना ग्राफ बनाती हूँ तो मेरा ग्राफ इस तरह का नहीं बनेगा। इसमें तो 2 बार मैक्सिमम पॉइंट आ गया ना, तो एनपीसी ऐसा कभी नहीं होता। एनपीसी चाहे तो ऐसा होगा, जो ये बना हुआ है ये परफेक्ट एनपीसी है, और चाहे फिर ये स्क्यूड होगा इस तरह से। एक सेकेंड, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका नेक्स्ट पेज पर है, वहां पर डिस्कस करेंगे। तो यूनिमोडल का मतलब क्या है कि एक ही मैक्सिमम पॉइंट होता है, कोई 2 मैक्सिमम पॉइंट नहीं होते। आई होप डायग्राम से जब मैं समझा रही हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए। इसका अगर मतलब अभी ये कोई मैम जैसे कंफ्यूजन है, एक्सरे में हाँ आती बोलिए। है ना, उसमें ईसीजी में जैसे रेशियो आती हैं, वो एनपीसी नहीं होती है, इसका मतलब नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो है कुछ ना? इस तरह से आते। हाँ हाँ बिल्कुल हेमंत जी, वो तो कुछ इस तरह से आती है, ये यहाँ पर बीप आ गया, ये होती है वो तो। उसमें लाइन, उसमें पॉइंट बने होते हैं ना मैम, कि इतने रेशो से इतना, इतने रेशो से इतना, इतने रेशो से इतना बना होता है हाँ उसमें। ये भी होता है, और उसमें कुछ इस तरह से भी लाइंस होती हैं, ये ऊपर चली गई, ये नीचे आ गई, ये हो गया, है ना? हाँ हाँ वो सब हाँ, चीजें बिल्कुल होती हैं। बिल्कुल। आई एम गेटिंग योर पॉइंट, लेकिन वो एनपीसी नहीं होता। ठीक है मैम, ये कंफ्यूजन करा दो। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है द मैक्सिमम ऑर्डिनेट अकर्स एट द सेंटर। जो एनपीसी है, अब ये तो हमारा क्लियर हो गया कि एनपीसी का शेप ये है, एनपीसी का शेप हमारा ये वाला है। तो ऑर्डिनेट मैंने आपको बता दिया वाई एक्सिस को कहते हैं। तो सबसे ज्यादा वाई एक्सिस की वैल्यू सेंटर पर होती है, वो दिखाई भी दे रहा है आप सबको। यस। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, द नॉर्मल कर्व इज एसिम्प्टोटिक, एसिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस। ये एसिम्प्टोटिक शब्द का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। ये मैंने ग्राफ बनाया, ये मैंने यहाँ पर ऑर्डिनेट लिया मैक्सिमम, तो मेरा ग्राफ इस तरह का बनता है। ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, ये देखो, इसका मतलब होता है एसिम्प्टोटिक। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ना तो मैंने यहाँ पर टच कराया है एक्स को, ना यहाँ पर। भी स्पेशली एक डायग्राम मैंने छोटा सा बनाया है, इसको जूम करते हैं, ये देखो, ये वाला डायग्राम, ये जो मैंने बना रखा है। यस नजर आ यस रहा है, यस यस, नजर आ ठीक रहा है, है मैम। हाँ जी। बिल्कुल। तो अगर इनमें गैप है तो वो हमारा सिम्टोमेटिक होगा, एज होगा, एज एसिम्प्टोटिक, सिम्टोटिक, टिक, एज बार बार सिम्टोटिक। बोलेंगे तो याद हो जाए।
ठीक है, Asymptotic. इसको हम्म। हाँ। अब नेक्स्ट क्लास में कोई एक जना बोल देना, बताओ भाई एक्स एक्सिस को टच नहीं करता तो क्या कहते हैं, तो सबको याद हो जाएगा, है ना। Asymptotic. तो एसिम्प्टोटिक होता है ये। तो मैंने अभी अभी आपके साथ जब ग्राफ बनाया तो मैंने डिस्कस किया कि राइट साइड में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है। तो राइट साइड में ये एक मैंने सिंबल बनाया है यहाँ पर, इसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने ये क्या सिंबल बनाया है। देखो, मैंने एक सिंबल बनाया ये है, वो सिंबल इन्फिनिटी का कुछ सिंबल ऐसे है ना, बनता ये है। हाँ इन्फिनिटी जी का है ना बिल्कुल, ये ये? हाँ जी इन्फिनिटी का सिंबल है। अब आपने रेलवे ट्रैक्स देखे हो या हमारी कॉपी में खिंची हुई लाइन, जो पैरेलल लाइंस होती है वो कभी भी आपस में मिलती नहीं है। तो मैथ्स की भाषा में हम कहते हैं पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पर मिलती है, यानी कि कहीं भी नहीं। तो यहाँ पर इन्फिनिटी, हाँ जी बिल्कुल सही। तो इन्फिनिटी यहाँ पर बनाने का मतलब क्या है? इन्फिनिटी बनाने का मतलब है कि ये जो दो लाइन है मेरी, ये वाली, ये जो ग्राफ से आई ये वाली लाइन इस लाइन के साथ कभी नहीं मिलेगी। दैट्स व्हाई आई पुट पॉजिटिव इन्फिनिटी हियर, एंड दैट्स व्हाई, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा नेगेटिव इन्फिनिटी। ये अनंत तक जाएंगी पर आपस में मिलेंगी नहीं, बस इसका इतना मतलब है। तो माइनस मैंने इन्फिनिटी. हाँ, लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी होगा, राइट साइड में हमेशा प्लस। प्लस. ठीक है. ठीक है, तो ये जो है नॉर्मल कर्व इज एसिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस। किसके है ये लिखना जरूरी है, एक्स एक्सिस के। उसका मैंने उसको सिंप्लीफाई भी किया है, नेवर टचेस द बेस लाइन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये मैंने आपको अभी क्लियर कराया था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस होता है। ठीक है, उसके बाद सिक्स पॉइंट हमारा है, कर्व रीचेस मैक्सिमम हाइट एट मीन। कर्व की जो मैक्सिमम हाइट होती है वो किस पर होती है, मीन पर। यानी ये जो आपका निकला है यहाँ पर, ये क्या है, मीन है। ठीक है, मीन इज यूज्ड एज ए स्टार्टिंग पॉइंट टू वर्क नॉर्मल। यहाँ पर ये लाइन ना मैंने बीच में आधी छोड़ दी है क्योंकि ये मैम ने लिखवाया था और मैंने ग्रुप में पूछा भी था, किसी के पास स्क्रीनशॉट है, मैम ने शेयर किया था तो मुझे मिला नहीं। 7th पॉइंट ना, सॉरी मैं अभी इसको डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि ये आधा है। मैंने बुक के लिए ऑर्डर कर रखा है, मैंने शेयर भी किया था। स्टैट्स के लिए ना एसके मंगल का 2nd एडिशन मंगा लेते हैं सारे, और वो नॉर्मल लोकल बुक शॉप पे 180 रुपीज में मिल रहा है। ठीक है, उसका लैंग्वेज बहुत इजी है। मेरे पास तो डिलीवर नहीं हो पाएगा ना मैम अभी तक, तो क्योंकि दिल्ली से फिर यहाँ तक वो दिक्कत हो जाएगी मुझे। रोहतक में नहीं मिलेगा सर? या फिर मैम एक काम हो सकता है कि मैं दिल्ली में एक पॉइंट बता देता हूँ, अगर वहां पे डिलीवर हो सके तो मुझे मिल जाएगी। सर मैं तो कैसे डिलीवरी कराऊंगी, अगर कोई उस नहीं, तरफ आ रहा है या ऐसा कुछ है तो। वो मैम किंडल किसी भी शॉप पे मिल जाएगी. आप किंडल वर्जन पे डाउनलोड कर सकते हो। आई थिंक किंडल पे 169 की है। हाँ, डाउनलोड करके फिर वो उसको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। फिर ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा ना, प्रॉब्लम तो ऑनलाइन की, ऑफलाइन की है ना। ऑफलाइन में समझ में भी आ जाता है, कुछ डाउट हो तो उसी बुक के ऊपर मार्क भी कर सकते हैं हम, ऑनलाइन में किंडल नहीं पे कर मार्क सकते। भी हो जाता है, ऑनलाइन पे भी हो जाता है, राइट क्लिक करके मार्क कर सकते हो। अरे सर फोन पे पर ऑनलाइन में समझो थोड़ा ना, प्रॉब्लम होती है. हाँ मतलब मैं सब बता रहा हूँ, इतने मैं भी ऑनलाइन ही यूज कर रहा हूँ कि मेरे पास भी बुक्स नहीं आई है ना इग्नू की, तो मैं भी उसी पीडीएफ से ही पढ़ रहा हूँ। अरे मैंने तो पीडीएफ को भैया प्रिंट आउट करवा रखा है, 1500 पेज बने टोटल। कॉपी नहीं हो रहा है, या तो कॉपी बन रहा है। 6 बुक प्रिंट करवाई है मैंने ऑनलाइन से ही। ओहो. अरे सर मैंने तो कराया भी नहीं है। मेरे एक्चुअली ये जो हिमांशु जी हैं अभी ग्रुप में, इन्होंने बड़ी कृपा की। तो यार मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, या मैम तो जब मेरे पास बुक आ जाएगी। यस मैम, जो ये अपना 7th है इसमें मैम मुझे रिमाइंड है, जो शायद मुझे ये है कि जो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो हेरिजॉन्टल लाइन से जो स्टार्ट होता है, उस स्टार्टिंग पॉइंट को बोलते हैं। एक तो ये हमारा एस सिम्टोटिक हो गया, एक तो ये हो गया, एक होता है जो इसके बिल्कुल टच से होकर आती है लाइन। नहीं नहीं नहीं, हेमंत जी आप गलत ले रहे हो, क्योंकि मैंने थोड़ा आगे भी पढ़ा है कि हमारा जो है नॉर्मल में, पैरामेट्रिक में मीन जो है, जो मीन होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यानी कि आप अपनी सारी वैल्यूज
मीन के हिसाब से कैलकुलेट करते हो, वही जो नॉन पैरामेट्रिक हमारा होता है उसमें मीन नहीं होता, वहां पर आपको मीन की जगह लेना होता है मीडियन। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट जो आप बोल रहे हो ना, स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब यहाँ से शुरू करने से नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब आप अपनी बाकी वैल्यूज किसके साथ कंपेयर करोगे, यहाँ पर ये है स्टार्टिंग पॉइंट का डिफरेंस, पैरामेट्रिक और नॉन। यस जो प्लीज। मैडम ने बताया था ना, जो मैम ने बताया था ना मैम, वो मैम हाँ ने हाँ 4th नंबर में बताया था अपने में कि मीन इज यूज्ड एज ए स्टार्टिंग पॉइंट टू वर्क नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व बोला था, हाँ जी, नॉर्मल कर्व बोला था, मेरा एक्चुअली 4th थोड़ा पॉइंट सा मिस बताया हो था गया। हाँ मैम मैंने ने। एक्चुअली दूसरी बुक से भी कंसल्ट करके, ठीक है, इसको अगर हम नॉर्मल कर्व करते हैं तो फिर तो ठीक है। अभी मैं आपको पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक का डिफरेंस भी मैंने बनाया है, वो शेयर कर दूंगी, तो वहां पे ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा कि पैरामेट्रिक में मीन इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मीन इज टेकन एज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरमेंट। नहीं मैम, इसमें लिखा, मैम ने बताया था द कर्व रीच्ड इट्स मैक्सिमम हाइट एट द मीन। ये तो मैंने 6th पॉइंट बना रखा है सर। तो ये मैडम ने बता रखा है। उसके बाद कर्व एक्सटेंडिंग टू द बोथ साइड हायर एज 3 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड -3 हाँ सर, ये मेरा स्टैंडर्ड 9th डेविएशन। पॉइंट है, हेमंत जी मेरा 9th पॉइंट है, तो चलो पॉइंट्स वाइज ही डिस्कस करते हैं। इसमें एक और अभी बताया था 7th। मैडम ने, बताइए। जो आपने इसमें मैम आपने 9th में ही बताया, ये भी कर्व स्टार्टेड टू चेंज फ्रॉम कॉन्वेक्स टू कॉनकेव एट +-1 SD। हाँ जी, चलो मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ सर। 8:48 हो गए, आई एम ऑल्सो हाँ गेटिंग लेट। चलो अब इसको फटाफट से मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो बोलना, और अगर कोई और बेटर समझा सकते हैं तो प्लीज इंटरप्ट जरूर करना। तो हमारा जो है 7th पॉइंट हो गया कि मीन इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट टू वर्क नॉर्मल कर्व, ये पूरा हो जाएगा कर्व लिखते ही, ठीक है, कि हम नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी कर्व है इसमें स्टार्टिंग पॉइंट हम अपना मीन लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ग्राफ बनाने का नहीं, कैलकुलेशंस करने का, और ये मैं पॉइंट क्लियर कराऊंगी आपको जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे, ठीक है। 8th पॉइंट है टू फाइंड द डेविएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ departure, it means mean, SD is used। ये हमें पता है, SD जब हमने निकाला तो हम क्या करते थे, X निकालते थे सबसे पहले मिड पॉइंट और उसमें से मीन को माइनस करते थे। अगर किसी ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है उसको पता होगा, जिसने नहीं निकाला तो जब सम निकालेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 8th पॉइंट डेविएशन जब सीखेंगे 7th और 8th पॉइंट वहां पर क्लियर होंगे। 9th पॉइंट देख लो, कर्व एक्सटेंड टू बोथ साइड एज -3 स्टैंडर्ड डेविएशन टू +3 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब क्या है ये अभी नेक्स्ट पेज पर ग्राफ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 10th पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इनफ्लक्स। ये पॉइंट ऑफ इनफ्लक्स क्या होता है, जहां पर हमारा ग्राफ कॉन्वेक्स से कॉनकेव में चेंज होता है। अब ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या है, क्या आपको पता है या मुझे बताने पड़ेंगे? समझा दीजिए, समझा दीजिए ओके मैम। ओके 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 डोंट। हाँ चलो ठीक है, पहले उन्हीं से मैं याद कराती हूँ। एक हमारी ये सेंट्रल लाइन है, ये सेंट्रल लाइन है, मैंने ये लेंस बनाया ये, ठीक है, और एक लेंस मैंने बनाया, सॉरी, एक तो मैंने ये लेंस बना दिया और एक लेंस मैंने ये बना दिया। तो ये जो ये वाला है, इसको अगर आप यहां से देखते हैं तो इट इज बल्गिंग आउटसाइड, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, जो बाहर की तरफ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही, बसेस में भी, कार में भी, बाइक में भी, हर जगह यही लगा होता है। इसको कहते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। और जो अंदर की तरफ धंसा होता है इसको कहते हैं कॉनकेव। चम्मच जो होती है हमारी,
तो वो जिस कौन पोर्शन में, हाँ, खाना खाने वाली जो स्पून है उसमें जिस पोर्शन में खाना आता है अंदर वो कॉनकेव है, और जो उसका कॉनकेव है, बाहर का हिस्सा है वो कॉन्वेक्स है। वो कॉन्वेक्स। ठीक है, तो अभी ये हमारे, अब हो गया क्लियर? मैं सीधी सी बात है, केव का मतलब गुफा होती है, केव का मतलब गुफा होती है। जैसे गुफा बनी हुई होती है वो कनकेव होता है, और जो बल्ब की तरह होता है वो कन्वेक्स होता है। वेरी गुड हेमंत जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। जो बल्ब, याद रखना, जो बल्ब होता है वो कॉन्वेक्स होता है, और जो गुफा होती है वो कॉनकेव होती है। हाँ, केव से याद रख लो यार, केव गुफा, बस हो गया याद। ये ऐसी छोटी केव मैंने छोटी ही गुफा, चीजें ना हमें हमें बहुत अच्छे से याद करा देती है। चलो अब मैं ये ये बताती केव हूँ मैंने हमारे गुफा हो गया। ग्राफ, हाँ, हाँ जी, आगे मैं चलिए, ये बताती आगे हूँ कि चलिए। ये हमारे ग्राफ पर कैसे लागू होता है। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके बताना चाहूंगी। एक ही पार्ट ले लेती हूँ मैं, ये सिर्फ ये समझ लो कि मैं इतने वाला हिस्सा ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, ये मैंने अपना लिया और ये मैंने ऐसे बना दिया। अब यहां पर मेरा -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है। इस सिंबल को हम पढ़ते हैं सिग्मा। ये जो सिंबल है, थोड़ा ज्यादा ही कुछ डिजाइनर हो गया, एक सिंपल 0 बना के ऐसे कर दो। समझ में आ गया मैम। ठीक है, अच्छा अभी ये यहाँ पर कॉनकेव कॉन्वेक्स कैसे लागू होता है, इसको आप सिर्फ जहां ये लाइन खींची है इतने हिस्से को देखो। यहां से अगर आप इसको देखते हो तो ये बाहर की तरफ है। बताइए क्या ये आपको कॉन्वेक्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? हाँ जी, कॉन्वेक्स है मैम, ये बिल्कुल है, कॉन्वेक्स है ना। और फिर उसके बिल्कुल। बाद और जब आप, उसके नीचे बाद, आ रहे हैं, नीचे आ रहे तो हाँ, कॉन्वेक्स, जब हम नीचे आ रहे हैं, कॉनकेव, यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये हो गया कॉनकेव। 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 बस यही है कि, और ये बदलता कहां पर है, ये लेफ्ट साइड में तो -1 डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन पे, और राइट साइड में +1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे। यहाँ पर ये हाँ, जो पॉइंट है, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इनफ्लक्स बोला जाता है। जहाँ पे चेंज होता जहां है। हमारा ग्राफ, हाँ, जहां हमारा ग्राफ कॉन्वेक्स टू कॉनकेव चेंज होता है। अब आप अंतर समझ सकते हैं 7th पॉइंट का। यहां पर अगर मैं ग्राफ को यहां से पढ़ना शुरू करती तो मैं कहती कॉनकेव टू कॉन्वेक्स, बट मैंने ऐसा नहीं बोला, आपकी बुक में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि हम रीडिंग यहां से स्टार्ट करते हैं। कहां से? मीन से। तो हम कह रहे हैं कि द ग्राफ चेंजेस फ्रॉम कॉन्वेक्स टू कॉनकेव। आई और ये होप, मैम ने भी बताया था, मैम ने बताया था +-1 ST = 68%। हाँ, वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ सर। तो ये कॉन्वेक्स कॉनकेव +- पॉइंट ऑफ इनफ्लक्स, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? यस, जी मैम, जी मैम, जी मैम। और +1 और ये एक साथ लिखने का मतलब ये होता है कि ये प्लस भी है और ये माइनस भी है। ठीक है, आपका जो ये लिखते हैं +-1 सिग्मा जो लिखा है, यानी कि प्लस, इसको एक बार प्लस लेके चलना है और एक बार माइनस। माइनस लेके चलना। ठीक है, तो इसका मैंने ग्राफ भी ड्रॉ किया है। ये पॉइंट ऑफ इनफ्लक्स का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसका एरिया लिखा है 34.13 एंड 34.13। इसको आप जोड़ेंगे तो ये आपका 68.26 हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बीच का एरिया है? कॉन्वेक्स वाले एरिया का। +1 और -1 के बीच का ये एरिया है। ये आपको देख के समझ आ जाएगा। ठीक है, नहीं आता है तो फिर से डिस्कस कर लेंगे, या आप पर्सनल विंडो पे पूछ लीजिएगा। अभी मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट का शेयर कर दूं, फिर मीटिंग ओवर कर लें यार, काफी टाइम हो गया है। एरिया ऑफ द एनपीसी विद इन 2 पॉइंट्स ऑफ इनफ्लक्स इज फिक्स्ड। ये जो मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया है,
ये मैम ने डिस्कस नहीं किया था, ये बुक में है। ये एरिया फिक्स्ड होता है कि -1 और +1 के बीच में हमेशा सिर्फ 68.26 रहेगा, जिसको हाफ हाफ में बांटोगे तो लेफ्ट साइड में भी 34.13 रहेगा और राइट साइड में भी 34.13 रहेगा। 13 इसी तरह -2 और -2 और +2 के बीच में यहाँ पर सिर्फ 13.59 होता है और यहाँ पर भी 13 ये हमें क्रैम करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा बिल्कुल। और सबसे कम परसेंटेज 2.14 -2 से -3 के बीच में है। और फिर ये जो इंफिनिटी वाला एरिया हमने छोड़ दिया है जहां ये मिला नहीं था, इसको सिर्फ हम 0.14 और 0.14% कंसीडर करते हैं। ठीक है, इन सबको मिला करके अगर हम देखते हैं तो +-1 के बीच में 68.26 आता है, -2 +2 के बीच में 95.44 और एक सेकेंड, ये ना सॉरी एक सेकेंड दीजिए प्लीज। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये जो हमारा एरिया है ये सारा फिक्स्ड है। ये इंडिविजुअल भी हमने दिया है कि +-1 के बीच में कितना आएगा, और फिर अगर ये पूरा हम लेते हैं यहाँ से और यहाँ तक का तो उसका पूरा कितना आएगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो इतना आएगा। ठीक है, अच्छा 12th पॉइंट है टोटल एरिया अंडर एनपीसी में बी कंसीडर्ड 100% प्रोबेबिलिटी। टोटल जो है वो 100% माना जाता है। ये जो 99.73 है इसमें जब हम ये दोनों भी ऐड कर देते हैं तो पूरा 100% बन जाता है। ठीक है, उसके बाद 13th पॉइंट है एनपीसी इज बाइलेटरल। बाइलेटरल, बाई शब्द का मतलब ही मैथ्स में या साइंस में आप समझ सकते हो, बाई का मतलब दो। बाइलेटरल 50% area lies to the left side of the maximum central ordinate। ordinate आई होप अब आप सब कुछ समझ आ रहा है, ये वाली लाइन। and 50% area lie to the right side। कि पूरा जो एनपीसी है उसका 50% इधर होता है और 50% इधर होता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट, एनपीसी इज मैथमेटिकल मॉडल in behavioral science, especially in mental measurement। एनपीसी जो आपका है ये आपके बिहेवियरल साइंस का मैथमेटिकल मॉडल है। जो मेंटल मेजरमेंट होते हैं जैसे हमारा आईक्यू, इसका एग्जांपल हमारा यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल है हमारा आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट जो हम मेजर करते हैं। तो मेंटल जो भी होता है हमारा मेजरमेंट वो सब एनपीसी के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। तो डियर्स ये सब हमारा हो गया है, सिर्फ एनपीसी डिस्कस हुआ और पूरे 9 बज गए हैं डियर। तो नेक्स्ट, तो जो डाइवर्जेंस इन नॉर्मेलिटी है कि हमेशा ग्राफ ऐसा नहीं आता, हमारा ग्राफ दो तरीके से स्क्यूड हो सकता है। स्क्यूड का मतलब एक तरफ झुका हुआ, एक इस तरह से और एक हो सकता है हमारा इस तरह से। ये वाला जो होता है इसको हमारा नेगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं। याद करो ग्राफ मैंने अभी अभी आपको बताया, तो मैंने कहा था इधर नेगेटिव होता है लेफ्ट में और इधर होता है पॉजिटिव। तो जो लेफ्ट में कम है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव में ज्यादा वैल्यू जा रहे हैं ना हमारे, देख रहे हो। तो ये इधर स्क्यूनेस किधर हुई, नेगेटिव में। इसमें स्क्यूनेस कहाँ हो गई, पॉजिटिव में। इसको कहते हैं स्क्यूनेस। जब हमारी टेल, जो टेल है वो सेंटर में ना रह के किसी एक डायरेक्शन में खिसक जाती है, चली जाती है, तो ये स्क्यूनेस कहलाता है। स्क्यूनेस दो तरह का, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उसमें मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, आपको समझ आ जाएगा। और इसका अगला होता है हमारा कर्टोसिस। कर्टोसिस क्या होता है कि ये नॉर्मल ग्राफ है जो बना हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड टाइम लगेगा इसमें, मैं शेयर ही कर देती हूँ। कोई बात नहीं मैम, हम बाद में कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम में कर लेंगे। आप शेयर कर अरे दीजिए, सर, हम समझ लेंगे में इतना। हो कल जाएगा। कर लेंगे नीलम जी, बहुत टाइम हो गया।
मैडम देखो मैं रोज तो क्लास नहीं ले पाऊंगी। आए कोई बात नहीं, जब भी करेंगे तब करवा देना। इतने हम भी कोशिश करते हैं, जो आपने नोट्स सेंड किए शेयर किए उसको हाँ पढ़ेंगे मैंने एकदम। नोट्स में ना ये भी शेयर किया है कर्टोसिस, और ये बहुत सिंपल है, नाम लिखे हुए हैं, आपको पढ़ के समझ आ जाएंगे। ठीक है। यस जी मैम, जी मैम, जी मैम। लैप्टोकर्टोसिस, मीजो और प्लेटो, ये सारे प्लेटी, ये आपको देख करके समझ आ जाएंगे। मैंने एग्जांपल्स भी शेयर कर रखे हैं, साथ में कोट कर जी, रखे हैं जी। मैंने, जो भी मेरे पास एग्जांपल थे, तो आप सब वहां से भी देख सकते हैं। चलो गाइस, तो आई मैम होप आई ट्राइड थैंक माय यू मैम। बेस्ट